नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम आपके लिए दोस्तों डीएलएड एग्जाम का पेपर लेकर आए हैं। 30 नवंबर 2024 को यह एग्जाम हुआ था और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है दोस्तों 50 मार्क्स का। उसी पार्ट का दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन आज करवाने वाले हैं। ये अनऑफिशियल आंसर की रहने वाली है दोस्तों। ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कि इस पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन को लेकर काफ़ी मैसेज कर रहे थे। उनको मैंने पहले अवगत करा दिया था कि मैं भी बाहर हूँ, जिस कारण से अभी आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे अपने कार्यस्थल पर वापस लौटूंगा तो तुरंत आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आज हम आपको दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, तभी जाके पूरा बेनिफिट मिलेगा। किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस से दोनों हैं, टेलीग्राम चैनल भी और हमारी एप्लीकेशन भी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की अपडेट मिलेगी, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आज का मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। आपको बताना है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है, निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए रीइंफोर्समेंट का कार्य करती है। मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल अंक या स्कोर से दोस्तों ये अधिक होता है और शिक्षक और छात्र दोनों को दोस्तों ये सुधार के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है, बिल्कुल गलत, निरीक्षण मूल्यांकन की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण विधियां हैं, जहां पर आप दोस्तों भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, तो सभी दोस्तों क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण की प्रमुख विधियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अशाब्दिक संप्रेषण में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति है, आंखों की मदद से, शारीरिक भाषा की मदद से, ध्वनि संकेत के माध्यम से संप्रेषण को सफल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता। एक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफी घुमाऊ फिराऊ सभी प्रश्न है। एक चिंतनशील अध्यापक यानी कि एक रिफ्लेक्टिव टीचर, उसकी क्या विशेषताएं हैं। बुद्धिमान, स्मार्टनेस, ठीक, प्रतिबद्धता, खुले विचार, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, या फिर एक अच्छा अनुसंधान करता। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब चिंतनशील अध्यापक दोस्तों जनरली वे लोग होते हैं ना जो कि लगातार अपने काम में सुधार करने की कोशिश करते हैं। वे लोग खुले विचार के होते हैं, ठीक है, और प्रतिबद्धता होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, सामाजिक रूप से अवेयर होते हैं। इसके अलावा अपने स्टूडेंट को काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता भी उसको होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों आपके चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं हैं। यहाँ पर बुद्धिमान और स्मार्टनेस को हम नहीं उतना इम्पोर्टेंस मानेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई जो बुद्धिमान हो या स्मार्ट हो तो वही एक चिंतनशील अध्यापक हो। तो चिंतनशील अध्यापक के लिए प्रतिबद्धता इंपॉर्टेंट है, खुले विचार का होना चाहिए, सामाजिक रूप से जागरूक हो, सहायक हो अपने बच्चों के प्रति या अपने छात्रों के प्रति, एक अच्छा अनुसंधान करता भी होना चाहिए। सो इस हिसाब से देखा जाए तो तीसरा और दूसरा और चौथा यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम दोस्तों इसका आंसर बी दे रहे हैं। ओके, अब ऑफिशियल आंसर की जो आएगी वो उसमें आपका देखना रहेगा। इसके बाद अगला देखेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बेसिकली ये आपका जो हमने आपको बताया था दोस्तों दिव्यांगता अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों, ये इसके बारे में हमने एलटी की क्लासेस में दोस्तों काफ़ी डिस्कस किया है। 2016 के अनुसार कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, तो कितनी प्रकार की दोस्तों दिव्यांगताएं हैं, ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। 1995 का दोस्तों एक्ट था, उसको इसने प्रतिस्थापित किया है। तो कुल मिला के दोस्तों 21 प्रकार की दोस्तों इस समय पर दिव्यांगताएं हैं। सो how many disabilities are there? So there are 21 disabilities according to RPWD Act 2016। अगला देखेंगे प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अगेन दोस्तों एक बड़ा टिपिकल सा प्रश्न, थोड़ा टिपिकल ही है और सीधा सीधा सा, कई लोगों को लगेगा सीधा सीधा सा इसका आंसर है, लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है काफ़ी अच्छा है डीलेट का। कौन सा कथन सीखने के संबंध में सत्य है? आपने बताना है कि विच इज ट्रू अबाउट लर्निंग। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। सीखना एक पर्पसफुल है और एक गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दो तो बड़े आसान है, लेकिन जो तीसरा और चौथा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। प्रत्येक जीव सीखता है, एवरी क्रिएचर लर्न, इट इज समवेयर नॉट ट्रू, समवेयर राइट्स बट समवेयर नॉट ट्रू, है ना। तो प्रत्येक जीव सीखता है, यहाँ पर हर जीव की क्या होती है, सीमित क्षमता होती है सीखने की। तो इसलिए दोस्तों इसको पूरी तरह से करेक्ट नहीं बोल सकते हैं। सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी, दबाव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं है। इट इज समवेयर करेक्ट, क्योंकि सीखने में जैसे आप बात करते हैं मैच्योरिटी है या थकान है, बीमारी है, इसके कारण होने वाले व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ये जो परिवर्तन अगर आते भी हैं तो अस्थायी रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको थकान आ रही है, बीमारी है, दवाई है, तो आपके सीखने में थोड़ा सा जो परिवर्तन है उसको अस्थायी रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो चौथा वाला है वो आपका करेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर की होनी चाहिए वो होनी चाहिए पहला, दूसरा और चौथा। देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, बट ये अभी अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें जिसको जैसा प्रतीत होता है वो अपना आंसर बता सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि यह छात्रों की रुचि जागृत करता है, इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, यह शिक्षकों और छात्रों की वर्तनी की अशुद्धियां कम करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी, तो देखिए ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी द राइट हैंड ऑफ द टीचर बिकॉज ऑफ कोर्स यह इट अराउजेज द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, बिल्कुल ये छात्रों में रुचि जागृत करता है। जब ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो छात्रों का ध्यान उसकी ओर को आकर्षित होता है। इस पर आप कोई भी दोस्तों अगर आप लेखन या फिर चित्रांकन को त्वरित रूप से आप परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको पता है भाई, आप डस्टर की मदद से मिटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको दोबारा से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से शिक्षक और छात्र हैं उनको अपनी वर्तनी की अशुद्धियां कम करने में भी मदद मिलती है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे दोस्तों, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है। अब ये तो दोस्तों आपका जो अब्राहम मैस्लो का दोस्तों आवश्यकता का सिद्धांत है उससे दोस्तों संबंधित है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो सही क्रम क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपकी आती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है, जो कि प्राथमिक आवश्यकताएं, जिसमें भोजन है, पानी है, नींद है, वो दोस्तों आती है। इसके बाद फिर क्या होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा का वातावरण, ठीक है। इसके बाद अगला आता है स्नेह और संबंध की आवश्यकताएं, यानी कि परिवार, दोस्ती, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है, सामाजिक संबंधों की आवश्यकता। फिर सम्मान चाहिए, इसके बाद आत्मसम्मान, दूसरों का सम्मान, फिर इसके बाद यथार्थीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बिल्कुल अकॉर्डिंग वैसे अरेंज हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपसे देखो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्लासिफाइड टीचिंग एड्स इनटू द फॉलोइंग: श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री, इसके अलावा गतिविधि सहायक सामग्री। तो देखिए दोस्तों, जो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है दोस्तों वो शिक्षण सहायक सामग्री को सी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों वर्गीकृत करता है, यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री ऐसी सामग्री जो कि क्या होती है, केवल सुनने के लिए होती है, जैसे कि भैया ऑडियो टेप है, रिकॉर्डर है, ठीक है ना, या रेडियो है जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा दृश्य सहायक सामग्री जिसमें हमें देखने की जरूरत होती है, यानी कि जिसमें हम अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चित्र है, चार्ट है, स्लाइड है। बाकी फिर एक आती है ऑडियो वीडियो, ठीक है, जो कि आपका श्रव्य और दृश्य दोनों से मिलकर बना है, जैसे कि वीडियो है, चलचित्र है, मल्टीमीडिया है, ठीक है। बाकी एक आती है गतिविधि सहायक सामग्री। गतिविधि का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसी सामग्री जिसमें छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं या सीखने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, जैसे कि शैक्षिक खेल या फिर प्रयोग। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखेंगे
विद्यार्थियों की में भाषा संप्रेषण, तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि हाउ द एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटीज इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग कैन बी इंश्योर्ड इन स्टूडेंट। तो बाय मोर पार्टिसिपेशन यानी कि अधिक प्रतिभागिता द्वारा, इसके अलावा बाय क्वेश्चनिंग, बाय डिस्कसिंग एंड विद्यार्थियों को व्याख्यान देके। तो अगर आप छात्रों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक प्रतिभागिता दिखानी पड़ेगी, मोर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा क्वेश्चन करने से, बाय क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनिंग से, या फिर चर्चा के द्वारा। ठीक है, विद्यार्थियों को व्याख्यान देके ये चीज़ संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिक प्रतिभागिता करेंगे, इसी से छात्र क्या करेंगे, कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले पाते हैं। इस तरह से पूछताछ करते हैं, जब छात्र से सवाल पूछते हैं तो उनके विचार भी स्पष्ट होते हैं और वे गहरे स्तर पर सोच पाते हैं। इसके अलावा जब चर्चा होती है, सामूहिक चर्चा होती है, संवाद होती है, तो छात्र को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरे के विचारों को समझने का अवसर मिल पाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनका भाषा है और उनकी तर्क है, उन क्षमता पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी को व्याख्यान देके इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखेंगे एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है। यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा। टीचर पनिशेस अ चाइल्ड बाय टेलिंग हिम टू गो आउट ऑफ द क्लास। व्हाट टाइप ऑफ टीचर बिहेवियर विल इट बी कॉल्ड। ठीक है, तो मौन या विभ्रांति यानी कि साइलेंस और कंफ्यूजन। इसके अलावा आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना यानी कि क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी। इसके बाद निर्देश देना यानी कि डायरेक्टिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलोचना करना और अधिकार दिखाना। इसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है जब भी कोई शिक्षक है, अगर वो किसी छात्र को दंडित करते हुए अगर कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है तो यह शिक्षक का आलोचना करना और अधिकार दिखाने का व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, जनरली ये व्यवहार टीचर क्यों अपनाता है, ताकि छात्र को दंडित करने और उसके आचरण को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों यह दिखाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आपको स्तंभ ओ को बी से मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपको दी हुई हैं और आपको उसका मिलान करना है। सबसे पहले जैसे पढ़ने संबंधी अक्षमता। ठीक है, तो पढ़ने संबंधी अक्षमता को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया दोस्तों इसको बोलते हैं। गणित संबंधी अक्षमता उसको हम डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। लिखने संबंधी अक्षमता को डिस्ग्राफिया दोस्तों बोला जाता है। यानी कि अगर देखें तो तीसरा, फिर इसके बाद पहला और दूसरा होना चाहिए, तो इस हिसाब तीसरा दूसरा पहला, तो तीसरा दूसरा पहला यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। ये तो आपको कई बार दोस्तों हमने बताया है। तो अगला देखेंगे, संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है। प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसको क्या करना चाहिए। आसान सा प्रश्न है। अगली विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है। संपूर्ण कोर्स के पश्चात एक परीक्षण लेना चाहिए। एक दो बच्चों से प्रश्न पूछकर तब आगे नया पाठ शुरू करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन हैं, तो पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो संदीप को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पाठ को शुरू करने से पहले उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सभी बच्चों को पहले पाठ समझ में आया है या नहीं है, ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। ओके, कौन सा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। जो उपचारात्मक शिक्षण है वो सामूहिक होता है, यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो आपका ग्रुप में होती है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है, यानी कि इंडिविजुअल। प्रत्येक छात्र की अधिगम कठिनाइयाँ पृथक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। जो रेमेडियल टीचिंग है वो आपका सामूहिक होता है, गलत है। ये मुख्य रूप से दोस्तों व्यक्तिगत होता है, जिसमें जो टीचर है वो प्रत्येक छात्र की
विशेष कोई भी जो अधिगम कठिनाई है यानी कि सीखने से संबंधित जो भी उसको कठिनाई आ रही है उसका समाधान करते हैं। तो ये जो विधि है वो इसलिए छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान में रखते हुए उनकी विशेष समस्याएं जो होती हैं उनको हल करने के लिए दोस्तों होती है। अब इसलिए सामूहिक रूप से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, मतलब कि जो सही नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है। खोज अधिगम की विशेषता नहीं आपको बताना है। इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं इसे बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं, शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, खोज अधिगम की विशेषता व्याख्यात्मक शिक्षण नहीं है। व्याख्यात्मक शिक्षण का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें जो टीचर है वो आपको लेक्चर देता है, ठीक है, टीचर क्या दे रहा है आपको, जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान कर रहा है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, व्याख्यात्मक शिक्षण दोस्तों बोलते हैं। जबकि खोज अधिगम ये नहीं, खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग क्या है दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है, और खुद किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है। ओके, तो इसको बिना निर्देशन का खोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन उसको नहीं दी जाती, क्योंकि छात्र इसमें बेसिकली खुला छोड़ा जाता है टीचर के द्वारा। तो जो शिक्षक है वो छात्रों को खुद सोचने और खोजने के लिए मोटिवेट करता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ना टीचर कोई फीडबैक देगा, ना पुनर्बलन देगा, और ना ही इसमें कोई डायरेक्शन देगा, इसीलिए इसको खोज अधिगम कहा जाता है, ये आपने समझना है। अगला देखेंगे, दंड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दंड? गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया गलत व्यवहार है उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही आपका दंड दिया जाता है, ठीक है ना। जनरली इसका यही सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, बी नहीं होगा। तो गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों आपका जो दंड है वो दोस्तों दिया जाता है, ठीक है ना। वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए नहीं, आपके गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जब आपको जो सही व्यवहार है उसको आपने स्थापित करना है, या फिर अगर उसको आपने और इन्हेंस करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए प्राइज देते हैं, पुरस्कार देते हैं, ठीक है ना। तो सबक सिखाने के लिए भी नहीं, तो गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस पे मत जाना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखेंगे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। Which type of evaluation is done in the beginning of teaching learning process to find out the specific weakness and strength of an individual? तो नैदानिक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सही है दोस्तों ये प्रश्न। तो क्या इसका होगा मूल्यांकन से दोस्तों, आपके प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन दोस्तों इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी व्यक्ति की कमजोरों, जो भी उसकी कमजोरियां हैं और जो उसकी ताकत हैं, उनको पहचानना है, ताकि उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही उपयुक्त शिक्षण योजना बनाई जा सके। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज करेक्ट। अगला देखेंगे, गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपका गृह कार्य का निर्माण हो रहा है तो किन बातों का आपने ध्यान में रखना है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि, शिक्षक छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की रुचियां एवं अभिवृत्तियां। तो कौन सा दोस्तों राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो गृह कार्य का जब निर्माण है तो उसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इन सभी का इम्पोर्टेंस है, यानी कि शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो गृह कार्य को इस तरह से तैयार करना है कि जितने भी शिक्षण के उद्देश्य हैं
उनको वो पूरा करता हो। इसके अलावा पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक, तो गृह कार्य में वही सामग्री शामिल करनी है जो कि आपकी पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हो। इसके अलावा शिक्षण विधि, तो गृह कार्य का जो स्वरूप है उस विधि के अनुरूप ही होना चाहिए जिसका उपयोग हमने कक्षा में किया है। इसके अलावा छात्रों का मानसिक स्तर, तो गृह कार्य छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए जिसको वो आसानी से समझ सके और सॉल्व कर सकें। इसके अलावा छात्रों की रुचियां और अभिवृत्तियां, इनको भी कंसिडर करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट दिखाई देता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है, यानी कि ब्रॉड एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं। चिंतन और स्वायत्तता का विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, टीएलएम का निर्माण, या फिर कल्चरल पार्टिसिपेशन या प्रिपेयरिंग टीएलएम का निर्माण, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, तो भैया शिक्षा का व्यापक लक्ष्य क्या नहीं होगा, व्यापक उद्देश्य नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है टीएलएम का निर्माण। पर टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण एक शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों हिस्सा तो जरूर है, लेकिन ये कोई शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है, कोई ब्रॉड आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो ब्रॉड लक्ष्य में दोस्तों कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे चिंतन और स्वायत्तता का विकास, इसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण, सांस्कृतिक प्रतिभागिता, ये सभी दोस्तों आपके आते हैं। लेकिन टीएलएम का निर्माण ये इसके व्यापक उद्देश्य में नहीं आता है। ओके, इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न। दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभव को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं की हैं। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्व अध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है, अपने शिक्षक को जमा करता है। यह किस प्रकार का आकलन है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सत्रांत आकलन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। यानी कि सीखने के रूप में आकलन का अर्थ क्या है दोस्तों? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो उदाहरण है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का दोस्तों उदाहरण है। इसमें विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करके अपनी गलतियों को दोस्तों सुधारता है और अपने कार्य है दोस्तों उसमें भी सुधार करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने के रूप में आकलन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? आपने बताना है कि कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अभिप्रेरण का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, अस्वीकृति का सिद्धांत, या फिर सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत दोस्तों हमने आपको बताए हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत में दोस्तों जो अस्वीकृति का जो सिद्धांत होता है वो कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरण का सिद्धांत दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इसमें विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षण को प्रभावित करने का सिद्धांत दोस्तों जनरली होता है। गतिविधि का सिद्धांत ये है कि छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत आप जानते हैं कि छात्रों की रचनात्मकता और मनोरंजन के माध्यम से उनके सीखने को बढ़ाया जाता है। अस्वीकृति का सिद्धांत कोई भी सिद्धांत नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करता है? NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करता है? तो यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक जो 360 समग्र प्रगति कार्ड है, ठीक है, उसकी सिफारिश दोस्तों यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या दिखाता है? किसी भी छात्र की प्रगति और उसकी जो भी खासियत है उनको विस्तार से दोस्तों इसको दिखाया जाता है। ठीक, तो प्रगति कार्ड में 360 समग्र प्रगति कार्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखेंगे, NCFSE 2023 के अनुसार पंचकोश का क्या अर्थ है? NCFSE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इसके अनुसार पंचकोश का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है पंचमुखी विकास। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसमें पंचमुखी विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? आपका शारीरिक विकास। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक विकास, और इसके अलावा इसमें आएगा आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास, तो ये आपका क्या है? पंचमुखी विकास है। तो यही आपका क्या कहलाता है? पंचकोश कहलाता है। ठीक है,
इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है? तो इसको भी हमने काफी बार दोस्तों आपको बताया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5+3+3+4। ओके, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो आपके 5+3+3+4 को स्वीकृत करती है। जैसे 5 साल है तो प्रारंभिक जो वर्ष हैं, ठीक है, तो 3 से 6 साल के लिए बच्चों के लिए होते हैं, जिसमें आपकी आंगनबाड़ी होती है और इसमें प्री स्कूल शिक्षा शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले जो 3 साल हैं उसमें आपका 6 से 9 साल के बच्चों के लिए होता है, इसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, ठीक है। फिर अगले जो 3 साल हैं फिर उसमें आपका क्या होता है? माध्यमिक विद्यालय होते हैं, ये 9 से 12 साल के बच्चों के लिए जनरली होता है। फिर उसके बाद 4 साल जो कि उच्च विद्यालय है, 12 से 16 साल के लिए बच्चों के लिए, इसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा जनरली सम्मिलित की गई है। तो आपने समझना है इस चीज़ को, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? बहुसंवेदी उपागम यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो इट इन्वॉल्व्स मल्टी सेंस इन टर्म्स ऑफ मेथड, टेक्निक्स एंड मटेरियल्स, यानी कि इसमें विधियों, तकनीकियों, सामग्रियों के संदर्भ में बहु इंद्रिय सम्मिलित है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर लाइवली एंड इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिस्टेंस लर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से बहुसंवेदी उपागम की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कि यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है। गलत है, क्योंकि जो बहुसंवेदी उपागम है दोस्तों, इसको दूरस्थ शिक्षा में भी लागू किया जा सकता है। किसके माध्यम से? जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, और जो आपके डिजिटल संसाधन है उसके माध्यम से दोस्तों इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच यानी कि बहुसंवेदी उपागम है, इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे आपकी शिक्षण विधियां, तकनीकें, सामग्री दोस्तों इसमें ऐसी होती हैं कि विभिन्न इंद्रियों को दोस्तों ये क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं। जैसे कि हमारी दृष्टि इंद्रिय है, या श्रव्य इंद्रिय है, या स्पर्श इंद्रिय है, इनको उत्तेजित किया जाता है। तो ये शिक्षा को अधिक लाइवलीहुड बनाती है, अधिक इंटरेस्टिंग बनाती है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी है उनको अधिक प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करती है। तो इसमें देखा जाए तो ये दूरस्थ शिक्षा पे लागू नहीं है, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है। जब शिक्षिका ने उसका मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती, उससे बात करने में घबराहट होती है, और किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इन परिस्थितियों में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? क्योंकि उसने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए उसे कोई अंक नहीं देना चाहिए, उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, उसे उत्तर ना देने पर डांटना चाहिए, उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। तो जब शिक्षिका मौखिक परीक्षण दे रही है तो वो कुछ भी नहीं बोल रही है, उसको घबराहट हो रही है, लेकिन लिखित परीक्षा में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें उसकी मानसिक स्थिति और उसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों उनको समझना पड़ेगा और उसे सही तरीके से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो उसको लिखकर उत्तर देने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रियात अपनी कक्षा के बच्चों हेतु जीके का परीक्षण करना चाहती है। किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय लेने वाले होंगे? अब रियात अपनी कक्षा के बच्चों के लिए जीके का परीक्षण चाहती है, तो कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ और कम समय वाले होंगे? एमसीक्यू, प्रोजेक्ट पर आधारित प्रश्न, असाइनमेंट पर आधारित प्रश्न, या फिर निबंध आधारित प्रश्न? तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके लिए आसान क्या है? एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अगर आप जीके का परीक्षण लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कम समय वाले होंगे वो आपके एमसीक्यू होंगे। आसान है। शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से? ये तो दोस्तों आपको कई बार बताया गया, स्मृति स्तर, अवलोकन स्तर, बोध स्तर, स्मृति, बोध, चिंतन। सो बी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे। सो 3 टाइप के आपके लेवल होते हैं दोस्तों, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। अगला देखेंगे, शिक्षा में अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? शिक्षा में अनुसंधान क्यों किया जाता है? नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य है नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नए प्रयोग करना, सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्यार्थी में जिन क्षमता और मूल्यांकनों को विकसित किया जाना चाहिए वे हैं।
विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे क्या है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, रटंत स्मृति या फिर सृजनात्मकता। तो देखा जाए तो इसमें क्या करेक्ट होगा दोस्तों? आप इसमें रटंत स्मृति तो नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पहला, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उनमें क्या चाहेंगे? वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिससे कि जो छात्र हैं वो तर्क के आधार पर सोच सके, तथ्यों के आधार पर सोच कर सके, प्रयोग करने की क्षमता उनमें विकसित हो, तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति यानी कि साइंटिफिक अप्रोच। ओके, इसके अलावा आलोचनात्मक चिंतन, इससे क्या होता है कि कोई भी जानकारी छात्र समझ पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, उसको चुनौती दे पाते हैं, उनकी क्षमता उनमें विकसित होती है। रटंती विद्या, रटा हुआ ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं रहता है, तो भैया रटंत स्मृति तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा सृजनात्मकता, इससे क्या होते हैं? छात्रों में नए विचार उत्पन्न होते हैं और समस्या का समाधान करने के लिए उनमें उनको प्रेरणा मिलती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ से ए ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, समावेशित कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सीखने में सहायक होती है? समावेशित कक्षा में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सही रहेगी? केवल दृश्य, केवल स्पर्श, केवल श्रवण सामग्री या फिर बहुसंवेदी सामग्री? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था दोस्तों, मल्टी सेंसरी मटेरियल। ठीक है, समावेशित कक्षा में दोस्तों आप जानते हैं कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनका समावेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार के अधिगम और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फिर ऐसे केसेस में बहुसंवेदी सामग्री की दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो मल्टी सेंसरी जो मटेरियल होगा वो अधिक सहायक होगी। ठीक है, तो इसमें चाहे दृश्य हो, श्रवण हो, स्पर्श हो, विभिन्न इंद्रियों का दोस्तों प्रयोग करने वाली सामग्री इसमें रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी के लिए यहाँ पर सीखने के अवसर रहेंगे। तो समावेशित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए? आपकी बहुसंवेदी सामग्री होनी चाहिए। ओके, अगला देखेंगे, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्ट स्किल तकनीकी या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो जो आपकी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है दोस्तों उसको हम सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है? ये वो सामग्री, शैक्षिक सामग्री होती है जिसमें आप श्रव्य और दृश्य माध्यम, चित्रों के माध्यम से, जैसे आप जानते हैं भैया श्रव्य और दृश्य, श्रव्य मतलब हो गया आवाज, दृश्य मतलब हो गया चित्र, इसके माध्यम से आप जानकारी आपको मिलती है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, प्रेजेंटेशन मतलब वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, और जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी का भाग मानेंगे। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव को इंगित करता है? परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की और प्रमुख बदलाव को कौन इंगित करता है? शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, समझ आधारित अधिगम से रटंत प्रणाली सीखने की प्रणाली की ओर? एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये जनरली आपसे पूछना चाह रहा है। अगर हम इंग्लिश में दोस्तों इसको समझें तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव को इंगित करता है? Which of the following option represent the major shift in teaching learning from traditional to modern, from learner centric to teacher centric, learner participation to learner receptivity? Okay, इसके अलावा learner direction to and decision to learner autonomy, understanding based learning to rote method of learning. ठीक है, तो बेसिकली परंपरागत शिक्षण में ये तो नहीं होता है। आज के समय पे क्या है दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित है, तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका शिक्षार्थी की प्रतिभागिता अच्छी है, शिक्षार्थी की ग्राह्यता। ओके, इसके अलावा शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर आपका जो ऑटोनॉमी है चाइल्ड की वो ज़्यादा आपकी आधुनिक शिक्षण को दिखाता है। ठीक है, समझ आधारित अधिगम से रटंत, फिर उल्टा है। ठीक है, रटंत से समझ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर दोस्तों आप समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, शिक्षा की प्रणाली जो बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है।
समेकित शिक्षा प्रणाली, समावेशी शिक्षा प्रणाली, अनिवार्य शिक्षा प्रणाली या फिर प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो समावेशी शिक्षा प्रणाली है, प्रत्येक बच्चा हो, चाहे वो कैसा भी स्थिति का हो, किसी भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति में हो, उन सभी को दोस्तों समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे को समान वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देना, जिससे वो अपने विकास में पूरी तरह से सक्षम हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। तो समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है? शिक्षकों की तैयारी, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता या फिर कठोर आकलन प्रणाली। अब देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शिक्षक हैं उनको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। इनको समझना पड़ेगा कि जो शैक्षिक आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं विशेष, उनको समझना पड़ेगा, उनकी मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना पड़ेगा टीचरों को। ओके, इसके अलावा आधारभूत संरचना, तो विद्यालय की जो इमारत हैं, जो सुविधाएं हैं और जो भी उपकरण हैं वे समावेशी शिक्षा के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता है, तो आपकी जो शैक्षिक सामग्री है वो उपयुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके उपकरण हैं या फिर जितने भी आपकी जो तकनीकी संसाधन हैं वे सब उपलब्ध होने चाहिए। तो ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे यदि बरसात के दिन देर से विद्यालय आए? आप कुछ नहीं कहेंगे, आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें देर से आने के लिए दंडित करेंगे, आप उन्हें शपथ दिलवाएंगे कि भविष्य में कभी से देर नहीं आएंगे। तो बहुत आसान सा प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आप देर से आने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जानेंगे कि क्यों एक्चुअली वे लोग देर में आए हैं। ठीक है ना? तो शिक्षक के रूप में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने छात्रों के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखें, थोड़ा समझदारी दिखाएं और आप उनसे पूछें कि आप वे क्यों देर में आ रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई समस्या हो और उनकी समस्या का समाधान आप करने का प्रयास करें। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना, स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत पढ़ दिया मैंने। Which of the following are the key elements that enable effective pedagogy in classroom? Building a positive relationship between teacher and student, ensuring respect and care, using differentiated instruction and providing opportunities for independent and collaborative work. ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? वो कौन सा प्रमुख तत्व है जो कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों करेक्ट है कि शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, तो छात्रों को सम्मान और देखभाल मिलने से उनका दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वे अधिक खुलकर सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना, और हर छात्र की दोस्तों क्या होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है, इसलिए यहाँ पर जो शिक्षण विधि है उसमें विविधता लाना जरूरी है। तो विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला, स्वतंत्र सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव वर्क, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इससे छात्रों में दोस्तों जनरली क्या आती है, ऑटोनॉमी, टीम वर्क दोनों आपके विकसित होते हैं, क्योंकि समग्र विकास के लिए सहायक है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक का व्यवहार नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टीचर बिहेवियर नहीं है? प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना, व्याख्यान देना, निर्देश देना या फिर उपरोक्त सभी।
प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, गिविंग लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक का व्यवहार नहीं है? तो देखा जाए तो प्रत्यक्ष शिक्षक का व्यवहार नहीं है, तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना, व्याख्यान देना, निर्देश देना, ये सभी प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार के उदाहरण नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष शिक्षक का व्यवहार नहीं है। अगला देखेंगे गतिविधि और खेल आधारित विधियां छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं तथा उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में अर्जन में सहायता करती है। रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणात्मक वातावरण निर्माण करती है। कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित करती है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गतिविधि और खेल आधारित विधियां छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस देती है, जिससे कि उनका नॉलेज है, कौशल है, दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। इसके अलावा उनको क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लिए प्रेरणादायक वातावरण मिलता है। इसके अलावा कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित होती है। सो ऑल आर करेक्ट। अगला देखेंगे सृजनात्मक कक्षा कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक कक्षा का प्रबंधक और आयोजक है। शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है। विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक सुगम करता है। यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपके सभी नेगेटिव स्टेटमेंट है। सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। जब एक आपका क्रिएटिव क्लासरूम की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी दोस्तों स्वयं के ज्ञान के सृजनकर्ता होते हैं और शिक्षक एक सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में रहता है। ठीक है ना, तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? केवल एक सुगमकर्ता के रूप में यहाँ पर होती है, जो कि विद्यार्थियों को केवल क्या करता है? गाइड करता है और संसाधन प्रदान करता है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी स्वयं ज्ञान के सृजनकर्ता होते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे सिद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे। उसने इस बात पर चिंतन किया और ये एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए। शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। हालांकि कुछ लोग इसका थर्ड भी करेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों ज़्यादा जो सही है वो आपका पहला और दूसरा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि उसको अपनी शिक्षण शैली में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यान विधि जनरली क्या होती है, खासकर बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। तो अपनी शिक्षण शैली को जैसे बदलना है, अपनी बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो आपकी क्या रहे, जो बच्चे हैं वो आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। ठीक है, आपकी जो शिक्षण है कार्य है उसमें रुचि लें। ठीक है, इसके लिए जैसे खेल करवा सकते हैं, समूह कार्य करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि जो टीचिंग होगी बहुत आकर्षक होगी, प्रभावी हो सकती है, लर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस कारण से पहला दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो सी वाला ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कक्षा चर्चा, व्याख्यान, मार्गदर्शित अध्ययन या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए कौन सी शिक्षण विधि है जो कक्षा में जितने भी आप कॉन्सेप्ट बताते हैं या फिर विचार बताते हैं उसको वास्तविक जगत से जोड़ती है? तो वो दोस्तों क्या है? क्षेत्र भ्रमण। कक्ष में चर्चा करके नहीं, व्याख्यान करके नहीं, मार्गदर्शित अध्ययन करके नहीं, क्षेत्र भ्रमण करके आप चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षण विधि कक्षा में जितने भी आपने कॉन्सेप्ट बताए, विचार बताए, वास्तविक जगत से उसको जोड़ने का अवसर क्षेत्र भ्रमण आपको प्रदान करता है। अगला देखेंगे शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, विद्यार्थियों की केवल संवेगात्मक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की केवल सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार योग्यता बनाने के लिए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोच जो है संकुचित है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो उद्देश्य ब्रॉड है, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियों की दोस्तों आवश्यकता रहती है। अगला देखेंगे एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है?
उन्हें अवधारणाओं को याद करने में सहायता देना, कक्षा के प्रत्येक बच्चे के अनुभव के प्रति संवेदनशील होना, उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने से मना करना जो बार बार प्रश्न पूछते हैं, गलत है दोस्तों स्टेटमेंट, विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? तो देखिए, उनको एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले उनको अवधारणाओं को याद करने में सहायता करना। देखिए, याद करना सही नहीं है, ठीक है, रटंत विद्या है। सृजनात्मक के लिए आपको रटने वाली विद्या नहीं हो सकती कभी भी काम। सबसे पहले कक्षा में प्रत्येक बच्चे के अनुभव के प्रति संवेदनशील होना, सेकंड वाला करेक्ट है। और चौथा वाला करेक्ट है कि विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड एंड फर्स्ट वाला आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, अगला देखेंगे। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, रटने वाले शिक्षार्थी के रूप में, सीखने के सक्रिय भागीदार के रूप में, एक शिक्षक के अच्छे अनुयायी के रूप में। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीखने के एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रभुत्व, अनुशासन, सहानुभूति या फिर धैर्य। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सहानुभूति। ओके, तो शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो वे छात्रों की जो भावनाएं हैं, उनके विचार हैं या फिर उनकी समस्याएं हैं, उनको समझने की कोशिश वो कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे छात्रों को हमेशा एक सुरक्षित वातावरण दोस्तों मिलता है और वो उनके कॉन्फिडेंस को दोस्तों बढ़ाता है, जिससे कि उनका समग्र विकास हो पाता है। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के बारे में सही नहीं है? ये सही है, सॉरी। शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीक में भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीक में क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, शिक्षण तकनीक में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जो शिक्षण तकनीकी है उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर पहला, दूसरा और तीसरा वो आपके संकुचित हैं। तो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की दोस्तों आपकी शिक्षण तकनीकी से प्राप्ति की जाती है। अगला देखेंगे, कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियां निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत की जाती है? निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती है: बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन और पठन रणनीति, मौखिक व लेखन रणनीति या भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। तो कक्षा में जो अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियां हैं वो निम्न प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। तो कितने प्रकार से दोस्तों वर्गीकृत की गई हैं? बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन एवं पाठन की रणनीति और इसके अलावा भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। मौखिक एवं लेखन नहीं है इसमें, तो लेखन और पठन है, ठीक है। तो बोलने और सुनने की रणनीति, ठीक है, ये जनरली आपके क्या है, ये आपका शाब्दिक संप्रेषण से संबंधित होती है दोस्तों, जिसमें बोलना और सुनना आता है, ठीक है। तो बोलने और सुनने की जो रणनीति है वो शाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। तो ये विद्यार्थियों को जनरली क्या होता है कि शिक्षक सिद्धार्थी इसमें जनरली आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं। तो बोलने और सुनने की रणनीति। इसके अलावा लेखन और पठन की जो रणनीति होगी वे आपकी क्या होती है, ये भी आपकी शाब्दिक संप्रेषण से ही दोस्तों आपके संबंधित होती है, और जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने और लिखने की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं। इसके बाद फिर आती है भाषा रहित संप्रेषण रणनीति, जो कि दोस्तों आपकी अशाब्दिक संप्रेषण से दोस्तों संबंधित है। इसमें जो आपकी शारीरिक भाषा है, हाव भाव है, आपके चेहरे के भाव, ये दोस्तों इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आप बच्चों के संग संवाद स्थापित करते हैं, ठीक है। आप बिना शब्दों के छात्रों के संग संवाद स्थापित करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, मौखिक और लेखन रणनीति नहीं होती है। अगला देखेंगे, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है, यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है, यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है, और उपरोक्त सभी।
तो जो पाठ्यक्रम की दोस्तों हम बात करेंगे तो सभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है इसमें, उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विद्यालय के समुचित संचालन में महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका निभाता है। यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में दोस्तों रखता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में दोस्तों ये सहायता करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी प्रकृति रचनात्मक है, यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। इसकी प्रकृति योगात्मक है, यह बच्चों को स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो सीखने का आकलन यानी कि बच्चों की प्रगति की आपको निगरानी करनी है तो उसमें ये टीचर की सहायता करता है। ठीक है, तो सीखने का आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के शैक्षिक विकास और उनकी प्रगति को मापने में हमेशा मदद करता है। शिक्षक को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या, इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थी के अनुभव को आकार देते हैं। इसका तात्पर्य विद्यालय पढ़ाए जाने वाले विषयों से है। इसका तात्पर्य शिक्षण एवं सामग्री से है। इसका तात्पर्य विद्यालय पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम से है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थियों के अनुभव को आकार देते हैं। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पाठ्यचर्या में केवल पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम यही सीमित नहीं आते हैं, बल्कि ये पूरी तरह से समग्र शैक्षिक अनुभव, आप इसको कह सकते हैं समग्र शैक्षिक अनुभव का दोस्तों हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आपके लक्ष्य हैं, योजनाएं हैं, अभ्यास हैं, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी अनऑफिशियल आंसर की, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनमें कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकता है तो आप उसको कमेंट में बताइए, और बाकी जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।